भूल का सुधार। विनोद अपने माता पिता का अकेला बेटा था। वह 7 बहनों के बाद हुआ था। उसके पिता बेटे के लिए मनौती मनाते मनाते बूढ़े हो गए, तब कहीं जाकर उसका मुंह देख पाए। पर जब विनोद 3 वर्ष का ही था उनकी मृत्यु हो गई। विनोद की मां पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। इतने बड़े परिवार के लिए भोजन वस्त्र जुटाने में वे अधमरी हो गईं। वे सुबह से रात तक कई घरों में जाकर काम में जुटी रहती, तब कहीं जाकर सारे परिवार को रूखा सूखा खाना मिलता। विनोद की मां ने 8-10 वर्ष के अंदर जैसे तैसे करके सभी लड़कियों का विवाह कर दिया। अब परिवार में रह गए बस विनोद और उसकी मां। मां सोचती थी कि मेरा बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, जब तक वह समर्थ नहीं हो जाता बस तब तक ही उन्हें काम में पिलना पड़ रहा है। परंतु वे भूल गए थी कि बालक का निर्माण यूं ही नहीं हो जाया करता। उसके लिए तो मां को साधना करनी पड़ती है। जो माता पिता बच्चों के साथ लापरवाही बरतते, उन्हें अच्छे संस्कार नहीं देते, उनके बच्चे बिगड़ ही जाते हैं। विनोद के साथ भी यही हुआ। मां तो सुबह होते ही काम पर चली जाती थी, वह गली के गंदे बच्चों के साथ खेलता कूदता। ये देखकर मां ने उसे स्कूल में भर्ती करा दिया, पर वहां भी उसका मन न लगा। विनोद जब तक स्कूल से भागने का प्रयास करता, कभी कभी वह मास्टर जी की आंख बचाकर स्कूल से निकल भी आता। उसकी मां तो घर में रहती न थी, अतः बेटे के बारे में उन्हें कुछ भी पता न लगता। यदि कोई पड़ोसी कुछ कहता भी तो वे कह कह कर टाल देती कि बच्चा है, ऊब गया होगा तो चला आया। उन्होंने कभी विनोद से नहीं पूछा कि स्कूल से क्यों भाग कर आया। यही नहीं, मां ने विनोद को इतनी अधिक छूट दे रखी थी कि जो उसका मन आता करता। वह बहुत ही जिद्दी और ढीठ हो गया था। मां की छूट के कारण विनोद बुरे बच्चों की संगति में पड़ गया। चोरी करना, बात बात में झूठ बोलना, गाली गलौज करना स्वभाव बन गया। पढ़ने लिखने में वह बिल्कुल फिसड्डी था। वह एक एक कक्षा में 2-2, 3-3 वर्ष पढ़ता। कभी उसकी मां स्कूल में जाकर अध्यापकों की खुशामद करती, कभी रुपए देती, तब कहीं जाकर उत्तीर्ण होता। विनोद की बुरी आदतों से उसके पड़ोसी भी परेशान थे। वह जब तब उनके बच्चों को बिना किसी कारण के पीट देता। वह उनके घर जाता तो छिपाकर कोई चीज उठा लाता। पड़ोसी जब उसकी मां से शिकायत करने जाते तो वह उल्टे उनसे ही झगड़ने लगती कि वे बच्चे पर लांछन लगाते हैं। अतः पड़ोसी यह कोशिश करते कि विनोद उनके घर कभी न आए, न ही वे अपने बच्चों को उसके साथ खेलने की आज्ञा देते। वे अच्छी तरह जानते थे कि बुरे की संगति में रहकर उनका बच्चा भी बिगड़ जाएगा। इस प्रकार विनोद और उसकी मां से उनके पड़ोसी भी बहुत कम संबंध रखते थे। विनोद की मां ने शायद ही कभी उसे कोई अच्छी बात सिखाई थी। वह उसे अच्छा खिलाती, अंधा लाड करती, बस। इसका परिणाम ये हुआ कि विनोद धीरे धीरे बड़ा दुर्गुणी बनता गया। अच्छा खाना, घूमना, झगड़ा करना, चोरी करना आदि ही उसे अच्छे लगते थे। जो मां रात दिन खून पसीना एक करके उसके लिए सुख सुविधाएं जुटा रही थी, उनकी भी उसे परवाह न थी। विनोद जब तब मां से भी झगड़ लिया करता। अब वह कोई बच्चा न रह गया था। वह 12 वर्ष का किशोर बन चुका था। वह अपनी मां का हाथ बटा सकता था, उनके दुख मुसीबत में भागीदार बन सकता था, पर ये तो दूर रहा, वह मां से कभी आदरपूर्वक बातें भी न करता। वह हमेशा उससे पैसे मांगता रहता और न देने पर कभी कभी मां पर हाथ भी उठा देता। जब विनोद ने मां पर भी हाथ उठाना प्रारंभ कर दिया तो उसकी आंखें खुली। ओह, मेरा बेटा आज मुझे ही मारता है। मेरे डैक से इसे कोई मतलब नहीं, केवल पैसे का सगा ये। क्या इसलिए मैंने इसे इतनी मुसीबतें सहकर बड़ा किया था? यह विचार हर समय उनके मन को मथते रहते। अंदर ही अंदर घुलते रहने का परिणाम ये हुआ कि उन्हें टी.बी. का रोग हो गया। विनोद की मां ने रोगशया पकड़ ली और कुछ दिन बीमार रहने के बाद वे मर गईं। मां की मृत्यु के बाद विनोद को मां का मूल्य पता लगा। वह दाने दाने को तरस गया। पड़ोसियों ने उसे कुछ दिन सहानुभूति दिखलाई, फिर नाता तोड़ दिया। आखिर वे उसे कब तक खिलाते? विनोद की बुरी आदतों के कारण वे लोग उसे अपने घर में भी न घुसने देना चाहते थे। विनोद अब बहुत परेशान था। स्कूल जाना तो छूट ही चुका था। किराया न दे पाने के कारण मकान मालिक ने उसे कमरे से निकाल दिया। तभी संयोगवश एक पड़ोसी के कहने सुनने पर उसे पास की चाय की दुकान पर नौकरी मिल गई, पर वहां सप्ताह भर काम करके ही विनोद परेशान हो गया। उसे न तो काम करने की आदत थी और न ही किसी की बात सुनने की, जबकि उसका मालिक उससे पूरे 14 घंटे काम लेता और जब तब डांटता भी रहता। विनोद ने ये नौकरी छोड़ दी। अब उसके पास न खाने का ठिकाना था न रहने का। कुछ दिन उसने भीख मांगी, फिर वह जेबकतरों के साथ रहने लगा। उन्होंने कुछ ही दिनों में उसे जेब काटने में बड़ा ही कुशल भी बना दिया। विनोद अब और भी आलसी और विलासी बन गया। जब भी पैसे की जरूरत होती तो मोटा आदमी देखकर वह जेब काट लेता।
मुफ्त का पैसा वह खुले हाथों खर्च करता। अब उसे शराब और सिगरेट की भी लत पड़ गई थी। बुरा काम करने वाला व्यक्ति अधिक समय तक दंड से बच ही नहीं सकता। एक दिन पुलिस ने विनोद को जेब काटते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। विनोद उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा, छोड़ देने के लिए बार बार प्रार्थना करने लगा। उसने सुन रखा था कि पकड़े जाने पर पुलिस बुरी तरह पिटाई करती है और तरह तरह की यातनाएं देती है। विनोद उसकी कल्पना करके ही सिहर उठा, किंतु विनोद की कोई प्रार्थना काम न आई। सिपाही ने भली भांति पिटाई की और घसीटता हुआ थाने ले गया। पुलिस अधिकारी का चेहरा देखकर वह सहसा ही कुछ चौंक उठा। रघु भैया, अब की बार माफ करो, वो हकलाते हुए बोला और उसके पैरों में गिर पड़ा। अधिकारी भी पहचानने का प्रयास करते हुए ध्यान से उसे देखने लगा। वो दैख और आश्चर्य के साथ बोला, विनु तुम इस स्थिति में? अब विनोद शर्म से गल गया। वह सिर झुकाकर आंखें नीची करके उनके सामने खड़ा हो गया। पुलिस अधिकारी ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। विनोद चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। वह सोच रहा था कि इन्होंने मुझे पहचान तो लिया है, दया करेंगे तो छोड़ देंगे, नहीं तो जेल जाना निश्चित है। जीप जल्दी ही अधिकारी के सुंदर बंगले के सामने रुकी। आओ, कहकर पुलिस अधिकारी ने विनोद को अपने पीछे आने का आदेश दिया। विनोद धड़कते दिल से आगे बढ़ा। बैठो विनोद, अधिकारी ने उसे सामने पड़ी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। वो कहने लगे, तुम इतने अधिक गिर चुके हो, कभी सोचा है तुमने अपना भविष्य? क्या तुम अपराध करके पुलिस की निगाहों से बच पाओगे? बार बार सजा मिलेगी, बार बार जेल जाओगे, लोग तुम्हारे नाम पर थूकेंगे। ऐसा जीवन भी कोई जीवन है? विनोद का ध्यान आज पहली बार अपने भविष्य की ओर गया। अभी तक उसने केवल वर्तमान के विषय में सोचा था। उसे अपने जेबकद साथियों का भी ध्यान आया, जो समाज से बहिष्कृत होकर रहते थे, बार बार पुलिस की यातनाएं सहते थे। ओह, क्या मेरा जीवन भी वैसा बनेगा? ये सोचकर विनोद सिहर उठा। उसे याद आने लगा कि यही रघुनाथ भैया उसे कितना ही समझाया करते थे कि वह खूब पढ़े लिखे, अच्छा बालक बने। विनोद की माँ रघुनाथ भैया के यहाँ चौका बर्तन करती थी। विनोद कभी उनके यहाँ अपनी माँ के साथ चला जाया करता था। रघुनाथ भैया यदि घर होते तो उसे जरूर अपने पास बुलाते, उसकी पढ़ाई लिखाई की बात करते और कभी कभी पढ़ने लिखने का सामान भी दे देते। विनोद को भी वह अच्छे लगते, वह उनका सम्मान करता। उन्हीं रघुनाथ भैया के सामने वह आज अपराधी के रूप में बैठा है। ये सोचकर विनोद के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। रघुनाथ की आवाज से विनोद का चिंतन भंग हुआ। वे कह रहे थे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी सोच लो। यदि तुम सम्मानपूर्वक समाज में रहना चाहो, कुछ काम करना चाहो तो वह भी संभव है, नहीं तो मुझे फिर सरकारी कर्तव्य का पालन करना होगा। विनोद को इतने दिनों के गिरहकट जीवन से यह अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि मेहनत मजदूरी करके रूखा सूखा खाकर इतना अधिक अच्छा है। चोरी करने पर, जेब काटने पर तो सभी से बच छिपकर रहना होता है। हर समय पकड़े जाने का भय बना रहता है। मुफ्त का पैसा भी यूं ही चला जाता है, उससे कभी सुख शांति मिलना संभव नहीं। अतः वह बोल उठा, भैया, मैं अब ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार हूँ, एक बार मुझे मौका दो। रघुनाथ ने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा, फिर कहने लगे, हमारे ऑफिस में चपरासी की जगह खाली है, 1-2 महीने में नियुक्ति हो जाएगी। तब तक यदि तुम चाहो तो मैं किसी के घर तुम्हारे काम करने की व्यवस्था करवा दूं। अच्छा तो यही रहेगा कि तुम आज से ही काम शुरू कर दो। मेहनत का कोई भी काम बुरा नहीं हुआ करता। रघुनाथ के सामने विनोद को कुछ कहना अच्छा न लगा, उसने अपनी स्वीकृति दे दी। रघुनाथ ने तुरंत अपने किसी साथी को फोन किया। फिर वह विनोद से बोले, आज शाम तक तुम यहीं रहो, शाम को तुम्हारे मालिक आकर तुम्हें ले जाएंगे, तब तक खाओ पियो आराम करो। विनोद रघुनाथ के प्रति कृतज्ञता से भर उठा। उसने आगे बढ़कर रघुनाथ के पैर छू लिए और कहने लगा, आपका उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। रघुनाथ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मुझे विश्वास है विनोद कि तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे और किसी शिकायत का अवसर न दोगे। जी, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। विनोद सिर झुकाकर बोला। विनोद ने अपनी बात का पालन किया, उसने बड़ा परिश्रम किया, उसका मालिक उससे बड़ा प्रसन्न रहता। रघुनाथ भी जब तब उससे मिलते रहते। कुछ महीने बाद विनोद की नौकरी उन्हीं के दफ्तर में लग गई। विनोद अब अपने आप से संतुष्ट था। जेबकतरा होने पर हर समय जो डर और तनाव मन में रहता था उससे वह मुक्त था। उसे अब काम में लगे रहने की भी आदत पड़ गई थी। पर हाँ, जब तब उसे यह बात कचोटती थी कि यदि रघुनाथ भैया का कहना पहले ही मान लेता, अच्छी तरह पढ़ लिख जाता तो आज वह भी अच्छी नौकरी पर होता। वह सोचता, काश
मेरी माँ भी रघुनाथ भैया की माँ की तरह समझदार होती तो मुझे बुरे कामों से रोकती, मेरी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती, मुझे मनमानी करने की छूट देकर बिगड़ने न देती, तब मैं भी पढ़ लिख जाता और अच्छे पद पर होता। इस तरह वह प्रायः पछताता रहता था। अपनी भूल प्रायश्चित करने के लिए वह परिश्रम और ईमानदारी से काम करता था। विनोद दफ्तर से लौटकर रघुनाथ के यहाँ जाता। वहाँ वह अपनी इच्छा से घर के छोटे मोटे काम कर दिया करता। बाजार से सामान ला देता। ऐसा करके उसे आंतरिक प्रसन्नता होती। उसके परिश्रम और ईमानदारी से प्रसन्न होकर रघुनाथ ने उसे अपनी कोठी में ही एक कमरा दे दिया। धीरे धीरे विनोद ने रघुनाथ के घर का बहुत सा कार्य संभाल लिया और वह उनके परिवार के बहुत निकट आ गया। व्यक्ति जैसी संगति में रहता है उसका प्रभाव गहराई से उसके चेतन अचेतन मन पर पड़ता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन व्यक्तियों के साथ हम रहते हैं उनके आचार विचार कलुषित न हों। रघुनाथ की संगति में रहकर न केवल विनोद के भावों का ही परिष्कार हुआ अपितु अपनी सभी प्रकार की प्रगति के लिए भी उसमें नया उत्साह जगा। आलस्य, कामचोरी, ठगी, बुरे व्यसन आदि को उसने पूरी तरह छोड़ दिया। व्यक्ति जब तक दृढ़ता से संकल्प नहीं करता तभी तक वह बुराई नहीं छोड़ पाता। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कोई अवांछनीय आदत छोड़ना कठिन नहीं होता। विनोद में अपनी शैक्षिकी योग्यता बढ़ाने की भी उमंग उठी। रघुनाथ के यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर साहब आते थे। उसने मास्टर साहब को तैयार कर लिया कि बच्चों को पढ़ाकर थोड़ा सा समय उसे भी दे दें। ये क्रम अभी एक ही महीना चला था कि रघुनाथ को पता लग गया। उन्होंने मास्टर साहब से पूछा और यह जानकर प्रसन्न हुए कि विनोद अपने 200 रुपये के वेतन से 50 रुपये प्रति मास मास्टर साहब को पढ़ाने के लिए देता है। मास्टर साहब से उन्हें पता लगा कि विनोद की समझ और लगन अच्छी है। वह पढ़ने में श्रम करके जल्दी ही आगे बढ़ भी रहा है। रघुनाथ ने मास्टर साहब को निर्देश दिया, आप विनोद को भलीभांति पढ़ाएं और हाई स्कूल की परीक्षा दिलाएं। आगे बढ़ने की धुन में डूबे विनोद ने 2 ही वर्ष में हाई स्कूल द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण कर लिया। साथ ही रघुनाथ के निर्देशन में विभागीय परीक्षाएं भी देता रहा। वह चपरासी से पुलिस का सिपाही बना और फिर थानेदार बन गया। जिस दिन उसकी थानेदार के पद पर नियुक्ति हुई, विनोद बड़ा प्रसन्न था। रघुनाथ भैया भी बड़े संतुष्ट और खुश थे। विनोद का सुधार, उसकी प्रगति उनकी ही प्रेरणा का फल थी। विनोद अपना नियुक्ति पत्र उन्हें थमाते हुए बड़ा भावुक हो गया और उनसे लिपट गया। रघुनाथ उसे गले से लगाते हुए बोले, विनोद, मुझे विश्वास है कि तुम दूसरों के सामने सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करोगे। रिश्वत और बेईमानी से तुम सदा दूर रहोगे। तुम अपने कर्तव्य का पूरी शक्ति से पालन करोगे। विनोद उनके पैर छूते हुए बोला, भैया, यही आपके प्रति मेरी सच्ची श्रद्धा होगी। विनोद जहां भी रहा वहीं उसने पूरी ईमानदारी, निर्भीकता और सावधानी से काम किया। जल्दी ही वह लोकप्रिय हो गया। अपनी प्रशंसनीय सेवाओं और कार्यकुशलता के कारण थोड़े ही समय में वह पुलिस अधीक्षक बन गया। उसकी प्रसिद्धि सर्वत्र फैलने लगी। सभी जान गए कि विनोद सज्जनों जनसेवियों के लिए सुशील और विनम्र है, परंतु अपराध करने वालों के लिए बड़ा कठोर और न्यायी है। जहां अपराधी तत्व उसके नाम से ही डरते थे वहां ईमानदार और शांतिप्रिय नागरिक चाहते थे कि विनोद की नियुक्ति उनके नगर में हो जाए, जिससे कि वहां शांति और सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो। विनोद की चर्चा चलने पर रघुनाथ भैया गर्व से भर उठते हैं। वे उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दूसरों को भी यही समझाया करते हैं कि व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर ले तो अपने आप को पुनर्तः बदल सकता है। पारस व कल्पतरु हमारी मनःशक्ति ही है। उसकी महत्ता और उपयोगिता समझ लेने पर व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। उसका सदुपयोग करके ही जीवन में पग पग पर विभूतियां मिला करती हैं।